हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, यानी कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान होता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं। उसका क्या काम होता है? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, preparing an annual budget, advising the president on financial matters, allocation of funds to the ministry of union and the state। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा काम होता है फाइनेंशियल कमीशन का जो हेड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये सारे ही काम एक तरह से फाइनेंस के अंडर आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन है और जो उसका मेन फंक्शन है वो होता है प्रिपेयरिंग एन एनुअल बजट। बजट को प्रिपेयर करना उसका काम होता है। अब इस बजट के अंदर कहाँ किसको कितना एलोकेशन देना है, सेंट्रल के पास कितना, स्टेट के पास कितना, और क्या फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, किस पे कितना एलोकेशन होगा, ये सारी चीजें एनुअल बजट के अंदर ही कवर हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रिपेयरिंग एन एनुअल बजट। ये हमारे फाइनेंस कमीशन का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एग मार्क क्या है? अब यहाँ पे हमें एग मार्क बताना है। ऑप्शन है कोऑपरेटिव ऑफ एग प्रोडक्शन, सिस्टमैटिक मार्केट, फार्मर्स कोऑपरेटिव, या फिर क्वालिटी गारंटी पीसेस फॉर थिंग्स लाइक एग, मिल्क एसेट्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, एग मार्क का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है तो एग मार्क एक तरह से एक ऐसा मार्क होता है जो कि ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, यानी कि इस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया है जो कि हार्मफुल हो। एग मार्क ही हमें ये बताता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वालिटी गारंटी पीस फॉर थिंग्स लाइक एग, मिल्क और एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द इंडियन इकोनॉमी इन इंडिया। हमें इकोनॉमी बतानी है। व्हाट इज द इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। हम सबको पता है भारत में जो इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना है। इन 1955 they were nationalized by joining the presidency bank of Bengal, Madras and Bombay। वन बैंक्स वर ऑल्सो रीनेम्ड, यानी कि इनका एक नाम रखा गया था। अभी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैंक, यानी कि इन्होंने ये बात करी, प्रेसिडेंसी बैंक थे हमारे तीन, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इसको नेशनलाइज करके नाम रखा गया था, वो क्या है? तो फ्रेंड्स पहले एक बार अच्छे से समझ लिए। देखिए, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ था? इन 1921 में। यानी कि ये तीन बैंक थे, इनको प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड हमारा बंगाल। ठीक है, ये तीन बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था 1921 में, जिसको नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1955 में। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है 1955 में नेशनलाइज करने के बाद क्या नाम दिया गया था? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब एंड सिंध बैंक? तो फ्रेंड्स 1955 में जो नाम रखा गया था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द करेंसी बोरोड बाय द कॉमर्शियल बैंक, कर लीजिएगा, कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन द रिजर्वेशन टू असेट्स रेशो, यानी कि हमें ऐसी कौन सी करेंसी हम फॉलो करते हैं या बोरो करते हैं कॉमर्शियल बैंक में मेंटेन करने के लिए जो हमारा असेट्स रेशो होता है। वाणिज्य बैंक द्वारा बट्टा की ओर से आरक्षित संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है?
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक तरह से दो आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का है कि रेशो भी यहाँ पे आ सकता है और मनी भी आ सकती है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मनी बतानी है। तो देखिए इसको बोलते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, रिजर्व मनी है जिसको एक मेंटेन करना पड़ता है असेट्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए, तो उस रेशियो को बोलते हैं रिजर्व रेशियो। एक रिजर्व रेशियो होता है जिसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको मेंटेन रख करके वो जो भी उसकी करेंसी है जो बोरो करी है उसमें भी वो अपना रेशियो वहाँ पे वो सेट करते हैं। तो देखिए हॉट मनी, सॉफ्ट कॉल, कोई भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। राइट आंसर है रिजर्व मनी। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसका मीनिंग और समझा देते हैं। हॉट मनी, सॉफ्ट मनी और कॉल मनी ये क्या होती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट आता है हॉट मनी। हॉट मनी एक तरह से हमारी उस कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है जो कि फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप ऐसा मानिए कोई इन्वेस्टर है, उसने एक इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब उसको लगता है कि उस इंस्टीट्यूशन में वहां पर उसे जो उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो हाई रेट पर नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है वहां से अपनी करेंसी को वापस लेके दूसरे इंस्टीट्यूशन में वो इन्वेस्ट कर देता है, वहां से वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर वहां से उसे लगता है कि अब यहाँ से ज़्यादा हमें उस इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है, तो वो फिर वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि एक ही मनी को बार बार फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर करता रहता है। क्या करने के लिए? अपनी इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। यानी कि उसका जो हॉट मनी में जो मनी है उसका ट्रांसफर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। एक कंपनी में, फिर दूसरी कंपनी में, फिर तीसरी कंपनी में, मतलब जहां उसको लगता है कि इंटरेस्ट है वो वहां पे उसको बार बार फर्दर ट्रांसफर करता रहता है। तो वो हमारी कहलाती है हॉट मनी। फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होता है इसमें। अब आता है नेक्स्ट सॉफ्ट मनी। फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम भी उसको लिख लीजिए। सॉफ्ट मनी को बोला जाता है नॉन फेडरल मनी। ठीक है, अब नॉन फेडरल मनी हमारी कंट्रीब्यूट करती है जो भी हमारे आउटसाइड लिमिट्स होती हैं उसके अलावा ये जो एक्सपेंड की जाती है। इस तरह की जो मनी होती है वो फेडरल लॉ की तरफ से इसको प्रोविजन मिला होता है, मतलब ये वहां से परमिट नहीं होती है, वहां से इनको अलाउ नहीं किया गया है फेडरल लॉ की तरफ से, लेकिन फिर भी इसको एक्सपेंड किया जाता है। अब इस तरह की मनी कहाँ पे खर्च होती है? जैसे कि हमें डोनेशन देना है स्ट्राइकर्स को, पोस्टर्स लगवाने के लिए, टेलीविजन ऐड देने के लिए। मेनली इस तरह की मनी पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, जैसे कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए होल्डिंग लगवाया है या फिर किसी भी तरह का पोस्टर है, टेलीविजन ऐड है, तो वो हमारी कहलाती है सॉफ्ट मनी। फेडरल मनी प्रोविजन करते हैं इस तरह के मनी का। नेक्स्ट आता है कॉल मनी। कॉल मनी आप सबने पढ़ा होगा, शेयर्स आपने पढ़े हैं। कॉल मनी उसमें वहाँ यूज़ की जाती है। कॉल मनी बेसिकली होती है कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से लोन लिया है, तो उसको पेमेंट करने के लिए वो कॉल करते हैं कि हाँ अब आपकी डेट आ गई है, आप इस डेट को पैसा हमें इतना दे दीजिए। तो वो चीज़ कहलाती है कॉल मनी। जैसे आपने देखा होगा आपने शेयर में भी आप लिखते होगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यानी कि वो आपसे अपना पैसा मांग रहे हैं, वो कहलाती है हमारी कॉल मनी। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल इन द फॉलोइंग ईयर। यानी कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया है। अब आपको वो बताना है 1965, 62, 1957 या फिर 1952। तो फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान की बात करें तो देखिए 1951 में आए थे 5 ईयर प्लान। लेकिन अगर हम इसको नेशनल लेवल पे अडॉप्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे नेशनल लेवल पे अडॉप्शन की बात की गई है। 51 में आए थे लेकिन हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया था। वर्ल्ड वाइड बात करें तो इसको अगर हमने अडॉप्ट किया था तो वो अडॉप्ट किया था 1 साल बाद, यानी कि 1952 में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक बार ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी कि 51 में आए हैं तो आप 52 आंसर क्यों बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स 51 में ये आए थे लेकिन हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया था। लॉन्च हो गया था 51 में लेकिन अडॉप्ट नहीं किया था। अडॉप्ट किया था 1 साल बाद 52 में। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, इन विच स्टेट इज ड्रिप इरिगेशन डन। अब हमें बताना है जो ड्रिप इरिगेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, ये ऑप्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर है। वैसे और भी स्टेट हैं जैसे कि आप नोट कर लीजिए कर्नाटका और
तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? एक ग्रीन रिवोल्यूशन का क्वेश्चन बहुत आता है, एक होता है व्हाइट रिवोल्यूशन का, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मन बोरलॉन्ग, एम एस स्वामीनाथन, आर के नरसिम्हम, या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, दो नाम है, नॉर्मन बोरलॉन्ग और एम एस स्वामीनाथन। तो देखिए अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे तो आएगा यहाँ पे हमारा नॉर्मन बोरलॉन्ग, और अगर हम इंडिया के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे तो आएगा हमारा एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ पर हमें इंडिया का पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और अगर ये पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड एट वर्ल्ड लेवल, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो वो होंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग। सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉन्ग ने दिया था, लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है बी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको वर्गीस कुरियन भी दिया है, तो ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये है व्हाइट रिवोल्यूशन के। वैसे बहुत सारे रिवोल्यूशन से मैं आगे आपको करा दूंगी, अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड मैंने ऑलरेडी करा दी है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फादर पूछे जाते हैं वो सिर्फ दो रिवोल्यूशन के फादर आते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा। एक आता है ग्रीन रिवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में आता है व्हाइट रिवोल्यूशन के। तो आप याद कर लीजिए, वर्गीस कुरियन व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर है। ठीक है, ये दो के नाम बहुत पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड? यानी कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर एक बार पहले हम ये सारे टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे कि ये है डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, या फिर नेट नेशनल इनकम। तो देखिए फर्स्ट आता है डिस्पोजेबल इनकम। फ्रेंड, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि हमारे पास रिमेनिंग होती है, यानी कि हमारे पास जितने भी टैक्स के डिडक्शंस हैं वो डिडक्ट करने के बाद जितने भी सोशल सिक्योरिटी चार्जेस हैं, सारी चीज़ें, जितना भी हमारे पास इस तरह के खर्चे हैं, वो सब देने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा है हमारा सेविंग के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं स्पेंड करने के लिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने के लिए, वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें किसी चीज का रेंट देना है, वो तो हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, हमें कहीं की फीस देनी है, कोई टैक्स देना है, कि कोई पॉलिसी का प्रीमियम देना है, ये सारे कंपलसरी हैं। अब इन सबको देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है, यानी कि उसमें से अब कोई खर्चा ऐसा नहीं होना है, वो जो पैसा बच रहा है, अब वो चाहे हम बाद में उसको सेविंग पर्पज से रखें, चाहे बाद में हम अपने ही ऊपर किसी और पर्पज से उसे यूज करें, वो अलग मैटर। लेकिन इस तरह के खर्चों के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं नेशनल इनकम पर। तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम हमारी वो इनकम होती है जो कि हमने किसी भी कंट्री के अंदर जो हमने टोटल अमाउंट अर्न किया होता है, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम हमें बताता है एवरेज इनकम, यानी कि पर पर्सन की कितनी इनकम है, यानी कि टोटल हमने क्या ले लिया, नेशनल इनकम ले ली, फिर हमने ले लिया टोटल पॉपुलेशन, उसका हमने एवरेज निकाला, तो हमारे एक व्यक्ति की आय निकल कर आ गई कि एक पर्सन की आय कितनी है। वो एक पर्सन की आय या एवरेज इनकम जो होती है वो हमारी पर कैपिटा इनकम कहलाती है। नेक्स्ट आता है नेट नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स, नेट नेशनल इनकम में हम जब अपने नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे माइनस कर देते हैं तो वो हमारी नेट नेशनल इनकम कहलाती है। आई होप अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड? अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कौन सा लगता है? तो देखिए, डिस्पोजेबल ये नहीं हो सकता, पर कैपिटा नहीं हो सकता, और नेट नेशनल इनकम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन
इन एन इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक में कार्य के रूप में शामिल नहीं होता। एक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल, या फिर एक्ट एज बैंकर्स बैंक। अब हमें इनमें से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मुझे देना है। एक यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको भी इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क के लिए है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज ब्राउन रिवॉल्यूशन कॉल्ड, यानी कि जो भूरी क्रांति है वो किसे कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वाटर इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ मरीन प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, या फिर डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ब्राउन रिवॉल्यूशन की। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, ब्राउन इंडस्ट्री जो होती है वो हमारी बेसिकली हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि लेदर हो गया, कोकोआ हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, और सॉइल की क्वालिटी इंप्रूविंग की बात हो गई। तो इन सारी चीज़ों में ये काम की जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। एक बार अगर फ्रेंड्स हम एक बार यहीं पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप और गूगल देख लीजिएगा। देखिए ब्लैक रिवॉल्यूशन नोट कर चलिए, मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें बता देती हूँ। एक है हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये किसके लिए होता है, ये पेट्रोलियम के लिए होता है। ब्राउन की हमने बात कर ली, ग्रीन की बात कर ली, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है हमारा एग्रीकल्चर के लिए, नोट कर लीजिए ग्रीन है हमारा एग्रीकल्चर के लिए। फिर आता है हमारा गोल्डन फाइबर, अच्छे से लिखिएगा फ्रेंड्स, गोल्डन दो हैं, मैं यहाँ पर गोल्डन फाइबर की बात कर रही हूँ अभी। गोल्डन फाइबर जो होता है ये हमारे जूट प्रोडक्शन के लिए होता है, और जो सिर्फ गोल्डन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन है, ये हमारी बात करता है हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट की। गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन की, और गोल्डन रिवॉल्यूशन हमारा बात करता है हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट की, ठीक है। अब आते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंड्स पिंक रिवॉल्यूशन है हमारा ऑनियन और प्रॉन के लिए। किसके लिए, प्रॉन, ये हमारा सी में मिलते हैं प्रॉन हमें, और ऑनियन आप कलर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ऑनियन जो होती है लाइट पिंक कलर की होती है, ठीक है, और प्रॉन जो होते हैं वो भी हमारे पिंक कलर के होते हैं। अब आता है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड होता है, तो रेड होता है हमारा मीट से, मीट और टोमेटो, क्योंकि ये दोनों ही किस कलर के होते हैं, रेड कलर के, ठीक है। अब और नोट कर लीजिए आप, एक होता है एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद आता है राउंड, राउंड रिवॉल्यूशन यानी कि गोला, ठीक है। राउंड रिवॉल्यूशन ये हमारा रिलेटेड होता है पोटैटो से। पोटैटो की शेप कैसी होती है, थोड़ा राउंड होती है, इसीलिए ये पोटैटो से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर, अब सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड होता है कॉटन से। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन ये इसका पूरा नाम है। फिर आता है सिल्वर, एक है फाइबर और ये है सिर्फ सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड है एग से, ठीक है। उसके बाद नोट कर लीजिए वाइट, वाइट रिवॉल्यूशन हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, या फिर हमारा कर्ड हो गया, बटर हो गया, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड होता है ऑयल सीड से, ठीक है। और आता है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड होता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये थे कुछ रिवॉल्यूशंस, ये आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मोस्टली तो सारे ऐसे हैं जो आप कलर से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ऑयल सीड्स हमारे किस कलर के होते हैं, येलो, इसलिए येलो है। टोमेटो हमारा कैसा होता है, रेड, तो रेड रिवॉल्यूशन से है। प्रॉन हमारे किस कलर के होते हैं,
लाइट पिंक, इसलिए वो पिंक रिवॉल्यूशन है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फादर मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 2 के पूछे जाते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन के हैं एमएस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो नॉर्मन बर्लॉन्ग, और अगर हम बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन की तो वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।